प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 6 के इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर द स्काईलार्क से शुरुआत करेंगे और इसके पहले भाग को समझेंगे। इसके बाद कक्षा 7 में इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर अटीला का दूसरा भाग को समझेंगे। कक्षा 8 में हम डैफोडिल्स चैप्टर के पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को समझेंगे। कक्षा 9 में हम पहले पार्ट की शुरुआत करेंगे और चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कक्षा 11 के चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के तीसरे एवं चौथे भाग को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डीजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश स्मार्ट क्लास। आज हम आपकी इंग्लिश की बुक से एक पोएम को पढ़ेंगे जिसका नाम द स्काईलार्क है। सो आप सभी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आज हम इस वीडियो में पोएम के इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पोएम को स्टार्ट करने से पहले आप सब बताइए, क्या आप सब कभी मकई के खेत में गए हो? जरूर, सब एक ना एक बार तो गए ही होंगे। क्या आप सबको पता है भारत में मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? पता ही होगा, और जिन्हें नहीं पता वो भी इस पोएम को पढ़ने के बाद जान जाएंगे। इंट्रोडक्शन। बच्चों, आइए पोएम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। तो इस पोएम को क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी ने लिखा है, जो एक पोएटेस है। ये पोएम प्रकृति और जिंदगी पर आधारित है। अब ये पोएम हमें एक तस्वीर देती है, एक गांव की तस्वीर। जैसे गांव में हरे भरे खेत होते हैं, फसल होती है, उसी की खूबसूरती को पोएटेस ने डिस्क्राइब किया है, यानी बताया है। अब पोएटेस जो कि एक कॉर्नफील्ड में यानी एक मकई के खेत में खड़ी हैं, उन्हें एक स्काईलार्क की आवाज सुनाई दे रही है, जैसे वो कुछ गुनगुना रही हो। बच्चों, स्काईलार्क एक छोटी सी चिड़िया होती है जो गाना गाती है। अब पोएटेस वहां पर थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं, जिससे वो उस गांव के दृश्य का आनंद ले सकें। आइए बच्चों, पोएम को स्टार्ट करने से पहले कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स समझ लेते हैं। सॉ यानी देखा, हर्ड सुना, मॉर्न मतलब सुबह, स्काईलार्क एक छोटा गायन पक्षी, हैंग लटकना, बिटवीन बीच में, सिंगिंग गायन, स्पेक यानी कलंक, कॉर्न मक्का। चलिए बच्चों, स्टैंजा फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। The earth was green, the sky was blue. I saw and heard one sunny morn. अब पोएटेस जब कॉर्नफील्ड यानी मकई के खेत में गई तो वहां उस दिन बहुत ही धूप थी, बहुत धूप खिली हुई थी। आसमान बिल्कुल साफ था, नीला था और पोएटेस हरियाली के बीच में थी, तो उन्हें पूरी अर्थ यानी पूरी धरती हरी हरी दिखाई दे रही थी। और तभी उन्हें एक छोटी सी डॉट
एक छोटे से पॉइंट के फॉर्म में एक छोटी सी चिड़िया दिखाई दी। चिड़िया कौन सी थी? स्काईलार्क, जो कि आसमान और धरती के बीच में ऊंची उड़ रही थी। A skylark hang between the two, a singing speck above the corn. अब जो वो स्काईलार्क थी वो आसमान और धरती के बीच में ऊंची उड़ रही थी और पोएटेस को स्काईलार्क का जो गाना था वो बहुत ही मधुर लगा और वो उसके गाने को सुनने लग गई। चलिए बच्चों, एक बार पूरे स्टैंजा फर्स्ट को एक साथ पढ़ते हैं। The earth was green, the sky was blue. I saw and heard one sunny morn. A skylark hang between the two, a singing speck above the corn. आइए बच्चों, हमारे सेकेंड स्टैंजा को स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। गे यानी खुशी, अकॉर्ड यानी तोहफा, विंग पंख, सोर्ड यानी ऊंचा उड़ जाना, सैंक मतलब नीचे होना। हमारा सेकेंड स्टैंजा है A stage below in gay accord, white butterflies danced on the wing. अब जो स्काईलार्क थी वो बहुत ऊंचे आसमान में उड़ रही थी, लेकिन जब वो बहुत ऊंची उड़ रही थी तो नीचे क्या था? नीचे एक बहुत ही फ्लैट लैंडस्केप था, यानी एक परिदृश्य था। बहुत ही खुशी का माहौल दिख रहा था, जिसमें छोटी छोटी व्हाइट बटरफ्लाईज जो होती हैं, ऐसा लग रहा था जैसे वो स्काईलार्क के नीचे डांस कर रही हों। And still the singing skylark soared, and silent sang and soared to sing. पर जो स्काईलार्क है वो बस उड़ती ही जा रही थी, ऊंची और ऊंची, और वो अपने गाने को गाती जा रही थी। उसको किसी से मतलब नहीं था, वो बटरफ्लाईज को भी इग्नोर कर रही थी, यानी नजरअंदाज कर रही थी। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, बस वो अपने गाने को गाती जा रही थी और ऊंचा उड़ती जा रही थी। चलिए स्टैंजा 2 को एक बार पूरा पढ़ते हैं। A stage below in gay accord, white butterflies danced on the wing, and still the singing skylark soared, and silent sang and soared to sing. आई होप आप सभी को पोएम के दोनों स्टैंजा अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए अब एक एक्टिविटी करते हैं। ये एक टंग ट्विस्टर है। क्या आप सब बिना रुके इसे एक बार में पढ़ के बोल सकते हैं? चलिए एक बार ट्राई कीजिए। रुकिए, मैं बोल के दिखाती हूँ, फिर आप सब घर जाके ट्राई कीजिएगा। A big black bug bit black bear, made the big black bear bleed blood. आई होप आप सभी को ये एक्टिविटी करके बहुत मज़ा आया होगा। इसे घर जाके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब एक्टिविटी करने के बाद देख लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने द स्काईलार्क पोएम में नेचर यानी प्रकृति के बारे में पढ़ा और एक मज़ेदार टंग ट्विस्टर वाली एक्टिविटी भी की। अब आप सब घर जाकर अपनी बुक डेजी से द स्काईलार्क पोएम को अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड और फोर्थ स्टैंजा को समझेंगे और एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज भी करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या आप सबको याद है हम आपकी 7th क्लास का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे थे, जो आपकी 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर भी है, जिसका नाम है, हाँ बिल्कुल सही, अटिला। आज हम इस वीडियो में उस स्टोरी को आगे पढ़ेंगे और समझेंगे भी। आज हम पढ़ेंगे अटिलास बिहेवियर, मतलब अटिला का व्यवहार कैसा था। द अनॉयड मदर यानी घर की मालकिन मतलब मम्मी अटिला से क्यों गुस्सा होती हैं। अटिलास डिफेंडर मतलब अटिला का रक्षक
उसे अपनी मम्मी के गुस्से से कैसे बचाता है। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आइए कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स यानी कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। अपोलोजाइज्ड, बी सॉरी, माफी मांगना। मिजरी, अनहैप्पीनेस, निराशा। जेस्चर, अ मूवमेंट, विचार के प्रदर्शन की प्रक्रिया। स्टिर्ड, समथिंग मूव स्लाइटली यानी हिलना। डिफेंडर, गार्ड यानी रक्षक। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अटीला तो आपको याद ही होगा, एक पपी जिसे एक फैमिली ने परचेज यानी खरीद लिया था। अब हम देखेंगे अटीलाज बिहेवियर टुवर्ड्स पीपल एंटरिंग इनटू द हाउस, यानी घर में कौन कौन आता है और अटीला उनके साथ कैसा व्यवहार करता है। डिफरेंट टाइप्स यानी विभिन्न प्रकार के लोग घर में रोज आते हैं, जैसे कि मेडिकेंट्स यानी भिखारी, बिल कलेक्टर बिल लेने वाला, पोस्टमैन चिट्ठी देने वाला, ट्रेडमैन व्यापार करने वाला, और फैमिली एंड फ्रेंड्स मतलब दोस्त और रिश्तेदार, वो भी तो घर में आते हैं। और अब जैसे ही घर के गेट पर आवाज होती है, अटीला एकदम से अलर्ट यानी चौकन्ना हो जाता है और डोर की तरफ देखकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही कोई गेट के अंदर एंट्री लेता है, अटीला भौंकना चालू कर देता है। सिर्फ भौंकता ही है। जब कोई भी उसके सामने रुककर स्माइल करता है यानी मुस्कुराता है, तो अटीला मेल्ट हो जाता है मतलब पिघल जाता है। अब वो ऐसा बिहेव यानी व्यवहार करता है जैसे कि वो घर में आने वाले लोगों पर बार्क यानी भौंकने के लिए शर्मिंदा हो, और इसलिए वो अपने सर को झुकाता है, बॉडी को मोड़ता है, अपनी पूंछ को पैरों के बीच कर लेता है और आंखों को झुका लेता है जैसे कि माफी मांग रहा हो। ये सब करके अटीला लोगों को बताना चाहता है कि आप सबने मेरे जेस्चर यानी इशारे को गलत समझ लिया है। मैं तो बस आप सबका वेलकम कर रहा था, स्वागत कर रहा था। और अब जब तक अटीला के सर पर कोई हाथ ना रख दे या उसके पीठ ना थपथपा दी जाए, वो ऐसे ही उदास बैठा रहता था। और तभी अटीला रियलाइज्ड his bouncing advances caused much unhappy misunderstanding। मतलब धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगता है कि लोग उसके भौंकने का गलत अंदाजा लगा लेते हैं। इसलिए जब गेट पर आवाज होती है, he hardly stirred, मतलब वो मुश्किल से ही अपनी जगह से हिलता है। He merely looked in that direction, वो बस उसी दिशा में चुपचाप देखता रहता है। और अब अटीला के इस बिहेवियर से मदर को गुस्सा आ जाता है, और तभी somebody asked, why not change his name to blindworm? हम इसका नाम अंधा कीड़ा क्यों नहीं रख देते हैं? ऐसा इसलिए बोला बिकॉज अब अटीला किसी पर भी ज्यादा बात नहीं करता है। अब उस फैमिली की मदर ने बोला कि अटीला एलिफेंट की तरह खाता है और इसके राइस एंड मीट के एक्सपेंस में हम कम से कम 2 वॉचमैन यानी 2 पहरेदार को काम में रख सकते हैं। अभी मम्मी बोलती हैं, somebody comes every morning and steals away all the flowers in the garden। मतलब कोई हर रोज बगीचे में आता है और सारे फूल तोड़कर चला जाता है और अटीला कुछ भी नहीं करता है। इसी बात पर अटीला के डिफेंडर ने कहा, अटीला के पास फूल चोर को पकड़ने से भी अच्छा काम है। अभी मम्मी पूछती है कि वो अच्छा काम क्या है, और अटीला का डिफेंडर बोलता है, डू यू एक्सपेक्ट अटीला टू बी लुकिंग आउट फॉर हिम इवन एट दैट आवर? मतलब अगर कोई फूल तोड़कर चला जाता है तो आप क्या चाहते हो, अटीला हर टाइम चोर की तलाश करता रहे? उसके बाद उस घर की मालकिन मतलब मम्मी और उस घर के सबसे छोटे व्यक्ति यानी मम्मी के बेटे के बीच में बहस हो जाती है। मम्मी बोलती है, क्यों नहीं, ये खाते पीते हट्टे कट्टे कुत्ते को सोने की जगह अपना काम ही करना चाहिए और तुम्हें तो उस पर शर्म आनी चाहिए। You ought to be ashamed of your dog। तो बेटा बोलता है, वो सारी रात नहीं सोता है, मैंने काफी बार उसे घर के चारों ओर घूमते देखा है। मम्मी बोलती हैं, रियली डज ही प्रॉल अबाउट ऑल नाइट? क्या सच में वो सारी रात घर में घूमता है? तो घर का सबसे छोटा व्यक्ति यानी बेटा और अटीला का डिफेंडर बोलता है, जी हाँ, ऑफ कोर्स ही डज, सेड द डिफेंडर। फिर मम्मी बोलती हैं अटीला के डिफेंडर से,
उसे रात में एक रूम में बंद कर देना। नहीं तो अगर चोर आया तो अटीला इतना फ्रेंडली है कि उसे पूरा घर घुमा देगा। और अगर अटीला रूम में लॉक्ड रहेगा तो कम से कम चोर ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अगर अटीला भौंकता तो कम से कम हमारे लिए इतना बुरा नहीं होता। आई होप बच्चों आप सबको यहाँ तक की स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी। चलिए देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा अटीलाज बिहेवियर। अटीला का व्यवहार कैसा था जो लोग घर में आते थे उनके लिए। अनॉयड मदर, अटीला से मम्मी क्यों नाराज थी। अटीलाज डिफेंडर, और अटीला का रक्षक कौन था और उसने अटीला को मम्मी के गुस्से से कैसे बचाया। बच्चों इस चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए अपनी बुक डेलिया से चैप्टर फर्स्ट अटीला को से अच्छे से पढ़ के आइएगा। जैसे कि ये चैप्टर का सेकंड पार्ट ही है तो हम आगे देख लेते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हु वाज रंगा। रंगा कौन था। What did Attila do when he heard of a cat? अटीला ने बिल्ली के बारे में सुना तो उसने क्या किया। और अटीलाज ग्रेटेस्ट एम्बिशन इन लाइफ, अटीला की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा क्या थी जीवन में। इस स्टोरी को यहाँ तक सभी अपने घर से अच्छे से पढ़ के आइएगा। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हमने एक कविता पढ़नी शुरू करी थी, डैफोडिल्स, जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। हमने अब तक इस कविता में पढ़ा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो बादल की तरह घाटी और पहाड़ों के बीच में फिर रहे थे, वो कैसे डैफोडिल्स देखते हैं। डैफोडिल्स नदी के बगल में पेड़ों के नीचे होते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। हम दूसरे अध्याय यानी दूसरे स्टैंजा से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आप सब अपनी बुक्स को इस कविता के दूसरे स्टैंजा पर खोलिए। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. पहली दो पंक्तियों में हमें बताया है कि कॉन्टिन्यूस यानी निरंतर, जो रुके ना। एज द स्टार्स दैट शाइन यानी जो डैफोडिल्स है वो निरंतर तरीके से सितारों की तरह चमक रहे थे। एंड ट्विंकल, ट्विंकल यानी टिमटिमाहट ऑन द मिल्की वे। मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है जिसमें अर्थ है। वो मिल्की वे के पूरे रास्ते टिमटिमा रहे थे। इसमें भी आपको सिमिली दिखेगी। आप सब सिमिली ढूंढिए और बताइए आपको कहां दिखती है। कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स में यहां पे डैफोडिल्स की तुलना सितारों से करी गई है। सितारे पूरी मिल्की वे में टिमटिमाते हैं, वैसे ही डैफोडिल्स भी सितारों की तरह टिमटिमा रहे होते हैं। जैसे सितारे पूरे आसमान में बिछे हुए होते हैं, वैसे ही डैफोडिल्स भी घाटी और पहाड़ में बिछ जाते हैं। वो चमक रहे होते हैं क्योंकि वो गोल्डन कलर के होते हैं। और ट्विंकल यानी चमचमा रहे होते हैं। ये चमचमाहट कवि को हवा से जैसे वो फिर रहे होते हैं वैसे ही दिखती है। यहाँ पे कवि ने डैफोडिल्स को सितारों से कंपेयर यानी डैफोडिल्स की तुलना सितारों से करी है। इसमें कवि बताना चाहते हैं कि वो फूल कैसे स्टार्स यानी सितारों की तरह अद्भुत और हेवनली, हेवनली यानी दिव्य थे। इसमें भी आपको सिमिली दिखेगी। कहां पर? कॉन्टिन्यूस
एज द स्टार्स में, क्योंकि डैफोडिल की तुलना सितारों से हुई है शब्द एज के द्वारा। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, स्ट्रेच्ड यानी बढ़ाया, अलोंग यानी साथ में, द मार्जिन, मार्जिन यानी हाशिया, ऑफ अ बे, बे यानी खाड़ी। इसमें कवि बताना चाहते हैं कि कैसे वो डैफोडिल्स को जहां से खड़े थे वहां से कितनी दूर तक देख पा रहे थे। इसमें कवि यूज करते हैं यानी इस्तेमाल करते हैं नेवर एंडिंग लाइन, ये बताने के लिए कि वो जहां खड़े थे उन्हें वहां खड़े होकर कितनी दूर तक डैफोडिल्स दिख रहे थे। 10,000 I saw at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Glance यानी झलक, 10,000 यानी 10,000 I saw मैंने देखे, at a glance एक झलक में, tossing यानी पटकना, their heads in sprightly, sprightly यानी प्रमुदित, dance। इसमें कवि बताना चाहते हैं कि कैसे डैफोडिल्स उन्होंने इतने सारे एक बारी में कभी भी नहीं देखे। इतने सारे डैफोडिल्स कैसे नाच रहे थे अपने सिर को हिलाते हुए। वो इस दृश्य को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। कवि इन दो पंक्तियों में बता रहे हैं कि वो कितने ज्यादा खुश हैं इतने सारे डैफोडिल्स को एक बारी में देखकर। वो अपनी एक्साइटमेंट यानी अपनी खुशी एक रफ नंबर यानी किसी न किसी संख्या के द्वारा बताते हैं। उन्होंने इतने सारे डैफोडिल्स अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। वो इन दो पंक्तियों में अपनी खुशी को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। जैसे कि आप देखोगे उन्होंने अपनी इन दो पंक्तियों में बोला है 10,000 I saw at a glance, यानी एक झलक में उन्होंने 10,000 डैफोडिल्स देखे। इस तरह के एक्सप्रेशन को यानी इस तरह की पंक्ति में हाइपरबोले यानी हाइपरबोले एक ऐसी कविता उपकरण है जिसे बढ़ा चढ़ा के बताया जाए। कभी भी किसी भी कविता में जब कवि किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताए और ऐसी चीजें बताए जिन्हें लिटरली यानी ज्यादा गौर से ना लिया जाए, तब ऐसी पंक्तियों में हाइपरबोले लगता है। यानी 10,000 यानी 10,000 फूल कवि ने देखे हो या ना देखे हो, वो बस बढ़ा चढ़ा के अपनी खुशी बता रहे थे कि जैसे उन्होंने एक ही बारी में 10,000 फूल देख लिए। इसमें पहले तो सिमिली यूज हुई है, आप सब याद करिए कहां पर, कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन में। यहां पे देखो कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स में सिमिली इस्तेमाल हुई है। कॉन्टिन्यूस यानी निरंतर, स्टार्स यानी सितारे। तो डैफोडिल्स और सितारों की तुलना करी गई है एस शब्द के द्वारा। दूसरी हाइपरबोले एक ऐसी कविता उपकरण है जो बढ़ा चढ़ा के बातें बताए। ये इस्तेमाल हुई है 10,000 I saw at a glance में। हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा कि कवि डैफोडिल्स जो है वो सितारों की तरह चमकाते हुए बताते हैं। डैफोडिल्स एक निरंतर लाइन में खिंचे होते हैं।
उन्होंने 10,000 डैफोडिल्स कभी भी एक साथ नहीं देखे होते हैं। आप सब इस दूसरे अध्याय को ध्यान से पढ़ना। पढ़ोगे ना? धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? हम सब ने मिलकर विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता डैफोडिल्स पढ़ना शुरू करा था। अब तक हमने इस कविता में पढ़ा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स देखकर कितने ज्यादा खुश है। उन्होंने आज तक इतने सारे डैफोडिल्स एक बारी में कभी नहीं देखे। आइए इसके तीसरे अध्याय यानी तीसरे स्टैंजा से इसे पढ़ना शुरू करते हैं। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. पहली दो पंक्तियों में बताया गया है कि वहां पर फूलों के ही बगल में वेव्स यानी झील की लहरें भी नाच रही थी, पर डैफोडिल्स ने उन्हें आउटडिड यानी उनको पीछे छोड़ दिया। द वेव्स बिसाइड देम डांस यानी झील की लहर उनके बगल में नाच रही थी, बट लेकिन डैफोडिल्स उनसे बेहतर थी। द स्पार्कलिंग वेव्स, स्पार्कलिंग यानी शानदार, वेव्स यानी लहर, इन ग्ली यानी उल्लास। स्पार्कलिंग वेव्स यानी थी तो लहर भी शानदार, लग तो वो भी बहुत सुंदर रही थी, लेकिन डैफोडिल्स की खूबसूरती ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। फूल यानी जो डैफोडिल्स थे वो वेव्स की जिंदा दिली से काफी बेहतर लग रहे थे। कवि ने देखा कि फूलों के ही बगल में लहर नाच रही थी, लेकिन वो इतने खुश थे डैफोडिल से कि वो किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं दे पाए। फूल उन लहर से बहुत खूबसूरत लग रहे थे नाचते हुए। A poet could not but be gay. गे यानी खुश, मतलब कवि कुछ और हो सके या ना हो सके पर उस दिन खुश बहुत थे। इन सच अ जोकंड यानी प्रफुल्ल, कंपनी यानी वो अपने आसपास की कंपनी यानी अपने साथी को बहुत खुशी से मजे ले रहे थे। कवि इतने खुश आज से पहले कभी नहीं हुए। कवि अपनी कंपनी से इतने ज्यादा खुश थे कि वो अपनी या किसी और की मदद कर ही नहीं सकते थे इस बारे में। उनकी कंपनी थी डैफोडिल्स जो वो देख रहे थे, और वो हर एक चीज जो उनके आसपास थी वो कभी इतने जिंदा दिल और खुश कभी भी नहीं हुए थे। I gazed and gazed यानी ताकना, but little thought यानी सोचना। वो बस इन सब चीजों को देखे ही जा रहे थे और उनका दिमाग चल ही नहीं रहा था। वो इन सब को देखकर बहुत खुश थे और बिल्कुल कुछ और सोच ही नहीं रहे थे। What wealth यानी धन, the show to me had brought। उन्हें इतनी खुशी कभी किसी संख्या पैसों के नहीं दी। आज फूलों ने उन्हें असली धन दिया था। कवि उन फूलों को बार बार देखे जा रहे थे। वो कुछ और सोच ही नहीं रहे थे डैफोडिल्स को देखने के समय। उन्हें कभी इतनी खुशी इतने पैसे को पाकर भी नहीं हुई जितनी खुशी आज उन्हें आसपास इतने सुंदर मौसम में रहने से हुई। उन फूलों ने उन्हें अब उनकी जिंदगी का असली धन दिया था। हमने इस अध्याय में पढ़ा
कि कवि कितने ज्यादा खुश थे अपने आसपास के एटमॉस्फेयर, यानी जो उनके आसपास हो रहा था उससे। उन्होंने देखा तो कि फूलों के बगल में झील की लहरें भी नाच रही थी और वो भी काफी सुंदर लग रही थी। उनका नाच भी काफी आश्चर्यजनक था, लेकिन उन्हें फूलों के आगे कुछ और दिखा ही नहीं। किसके आगे? फूलों के आगे। और कौन से फूल थे? नाम क्या था उन फूलों का? डैफोडिल्स। उन्हें इतनी खुशी कभी किसी संख्या के पैसों को पाकर भी नहीं हुई जितनी खुशी आज उन्हें इतने सुंदर मौसम में रह के हुई। डैफोडिल्स ने उन्हें उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा धन दिया था, सबसे कीमती धन दिया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, पढ़ने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि आज हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे रिकैपिचुलेशन, जिसमें हम रिवाइज करेंगे जो भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। उसके बाद हम करेंगे इंट्रोडक्शन, एंड देन वर्ड मीनिंग्स, एंड देन चाइल्ड एंटर्ड द फेयर एंड पेरेंट्स आउट ऑफ साइट। Let's read about the recapitulation. Child goes to fair. जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, एक बच्चा मेले में जाता है। In the festival of spring. स्प्रिंग के फेस्टिवल में, means in the months of February and March. He was so happy and excited. वो बहुत ही खुश था और एक्साइटेड था उस मेले में जाने के लिए। He was fascinated by various things. वो बहुत सी चीजों को देख के fascinated होता है, अट्रैक्ट होता है। Parents denied to buy anything. लेकिन जो उसके पेरेंट्स होते हैं उस बच्चे को कुछ भी दिलाने से मना करते हैं और उसके जो पापा होते हैं वो उसको गुस्से से देखते हैं। आइए पढ़ते हैं अब हम इंट्रोडक्शन के बारे में। चाइल्ड क्रेव्ड फॉर स्वीट्स। जो बच्चा होता है वो स्वीट्स को देखकर बहुत ही ज्यादा उसका दिल करता है कि वो स्वीट्स खा ले। क्रेव्ड मीन्स उसका दिल ललचाता है उस चीज के लिए। वॉन्ट्स फ्लावर्स, बलून्स एक्सेट्रा। अब जब वो मेले में एंटर कर रहा है तो उसको और भी बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, जैसे फ्लावर्स, बलून्स, और उनको देख के भी उसका दिल करता है कि वो सारी चीजें खरीद ले। प्ली wasn't heeded. जो उसकी रिक्वेस्ट है, प्ली मीन्स रिक्वेस्ट, was not heeded. heeded मीन्स ध्यान देना, not heeded मीन्स ध्यान ना देना। तो उसकी जो रिक्वेस्ट है उस पर उसके पेरेंट्स ध्यान नहीं देते। पेरेंट्स आउट ऑफ साइट। अब क्या होता है, जब वो अपनी लास्ट रिक्वेस्ट करता है एक राउंड अबाउट के लिए, तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको पता लगता है कि उसके पेरेंट्स तो यहाँ पर हैं ही नहीं। मैन ट्राइड टू सूथ चाइल्ड। वहां मेले में फिर उसको एक आदमी मिलता है जो उसको सूद करने की कोशिश करता है, मीन्स कंफर्ट फील कराने की कोशिश करता है। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। So the first word is repelled, means पीछे हटना। Next word is hogged, means फेरी लगाकर बेचना, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। Next word is throngs. Throngs means भीड़। As you can see in the picture कि कितनी सारी भीड़ है यहाँ पर। Similarly मेले में भी भीड़ होती है जहाँ पर ये वर्ड यूज हुआ है, throngs। Next word is heeded.
Heeded means ध्यान देना. Next word is converging to means एक बिंदु की ओर जाना. Next word is murmured means मंद ध्वनि से. Next word is soothe means सांत्वना देना, means दिलासा देना या फिर किसी को कंफर्ट फील कराना. Next word is sobs. Sobs means सिसकते हुए कहना. Next word is forbidden. Forbidden means मना किया हुआ. And the last word is hither and thither means इधर उधर या फिर इसको here and there भी कह सकते हैं. Child entered the fair. The child was irresistibly drawn towards sweets, flower garlands, snake charmer. अब क्या होता है कि बच्चा जो है वो मेले में एंटर कर चुका है. As you can read on the 3rd page, 2nd paragraph, a sweet meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, burfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. अब यहाँ पर क्या होता है कि एक स्वीट वाला मीन्स मिठाई वाला जो है वो अपनी सारी मिठाइयाँ लगा के एक ठेले पे लगा के बैठा हुआ है, जिसमें कि गुलाब जामुन भी है, रसगुल्ला भी है, बर्फी भी है और जलेबी भी है, और उन पर सिल्वर और गोल्ड कलर की कुछ चमकीली भी लगाई हुई है. और उसको देखकर उस बच्चे का बहुत ही दिल ललचाता है. The child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. अब जब वो बच्चा इन स्वीट्स को देखता है, स्पेशली बर्फी को जो कि उसकी फेवरेट थी, तो उसको देख के उसके मुंह में पानी आ जाता है. लेकिन उसको पता है कि उसके पेरेंट्स उसे कुछ नहीं दिलाएंगे, इसीलिए वो आगे चल पड़ता है. थोड़ी सी आगे जाके उसको एक फ्लावर गार्लैंड्स वाला दिखाई देता है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. गार्लैंड्स मीन्स माला, फ्लावर गार्लैंड्स मीन्स फूलों की माला. अब उसको देखकर भी उसका दिल करता है कि वो उसको खरीद ले, लेकिन अगेन वो फिर आगे चल पड़ता है क्योंकि उसको पता है कि उसके पेरेंट्स तो उसकी कोई भी बात पर ध्यान नहीं देने वाले. सो वो बच्चा आगे चल पड़ता है. थोड़ा सा आगे जाके उसको एक स्नेक चार्मर दिखाई देता है. स्नेक चार्मर जो कि सपेरा जिसको हम कहते हैं हिंदी में, और वो उसको देखना चाहता है. उसका म्यूजिक जो है उसको बहुत चार्मिंग लग रहा है और वो म्यूजिक सुनना चाहता है, उसका शो देखना चाहता है. लेकिन उसको पता है कि अगर उसने उसके लिए भी जिद की तो उसके पेरेंट्स नहीं सुनेंगे, इसलिए वो उसको भी देखकर आगे चल पड़ता है. पेरेंट्स आउट ऑफ साइट. अब क्या होता है कि बच्चा थोड़ी सी आगे जाता है और उसको एक राउंड अबाउट दिखाई देता है. राउंड अबाउट एक झूले का नाम है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं. He made a bold request. वो एक बोल्ड रिक्वेस्ट करता है क्योंकि अभी तक तो वो जो भी चीज़ें उसको चाहिए थी उनके लिए बहुत ही धीरे धीरे से अपने मम्मी पापा को कह रहा था कि मुझे फ्लावर्स चाहिए, मुझे स्वीट्स चाहिए, लेकिन उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसकी बात नहीं सुनेंगे, तो इसलिए वो आगे चला जाता था. लेकिन अब वो अपने आप को नहीं रोक सका और उसने बहुत ही बोल्ड रिक्वेस्ट की और कहा कि मुझे उस झूले पर झूलना है. पेज नंबर 3 की आप लास्ट लाइन पढ़ सकते हैं. द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट. प्लीज फादर, मदर. There was no reply. अब बोल्ड रिक्वेस्ट करने के बाद उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता. Parents out of sight. Child cried. अब क्या होता है, जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे अपने पेरेंट्स नहीं दिखाई देते और फिर वो बच्चा रोने लगता है.
Men tried to soothe. अब वहां पर जब वो बच्चा रोने लगता है तो मेले में एक आदमी उसको देखता है और उसको अपनी गोदी में उठा लेता है और उसको कंफर्ट फील कराने की कोशिश करता है. He inquired lost child. और वो जो आदमी होता है उस बच्चे से इंक्वायर करता है. इंक्वायर मीन्स उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता है ताकि उसको पता लग सके कि उसके मम्मी पापा कौन हैं. आप अपनी बुक का पेज नंबर 4 का सेकेंड लास्ट पैराग्राफ देख सकते हैं. उसमें वो आदमी उस बच्चे से क्वेश्चंस पूछता है. हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड? हुज बेबी आर यू? द मैन आस्क्ड as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. अब वो जो आदमी है उस बच्चे से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम किसके बेबी हो, लेकिन उसके पूछने पर भी वो बच्चा कोई जवाब नहीं देता बल्कि और जोर से रोने लगता है और कहता है मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. सो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा? चाइल्ड एंटाइज्ड बाय वेरियस थिंग्स. वो जो बच्चा होता है बहुत सारी चीजों से अट्रैक्ट होता है. एंटाइज्ड अगेन मीन्स द सेम, अट्रैक्ट होता है. बोल्ड रिक्वेस्ट फॉर राउंड अबाउट, और वो राउंड अबाउट झूले के लिए एक बोल्ड रिक्वेस्ट करता है बट उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता. पेरेंट्स वर आउट ऑफ साइट, और उसको अपने पेरेंट्स नहीं दिखाई देते. मैन ट्राइड टू सूथ, जो वहां पर मेले में उसको एक आदमी मिलता है वो उसको गोदी में उठा लेता है बच्चे को और वो उसको कंफर्ट फील कराने की कोशिश करता है. सो फ्रेंड्स, आज हमने सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड का पेज नंबर 3 और 4 पढ़ा. मैं उम्मीद करती हूँ कि आज हमने जो भी पढ़ा आप उसको घर पे जाके दोबारा से पढ़ेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे men trying to distract child, कि वो आदमी उस बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश करता है. नेक्स्ट वीडियो में हम सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड का पेज नंबर 5 और 6 पढ़ेंगे. हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास. दोस्तों, आज हम लोग हमारी हॉर्नबिल का चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का पार्ट 3 पढ़ेंगे इस वीडियो में. तो चलिए शुरू करते हैं. जानते हैं सबसे पहले कि आज इस वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द नरेटर गोज अब्रॉड, कि जब नरेटर अब्रॉड चला जाता है तो क्या होता है. उसके बाद हम लोग नरेटर के होम कमिंग और ग्रैंड मदर की डेथ के बारे में बात करेंगे. और फाइनली मॉर्निंग बाय स्पैरोस को डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. अब नरेटर हमें बताता है कि नरेटर ने अब डिसाइड किया कि वो अब्रॉड जाना चाहता है फॉर फर्दर स्टडीज, और उसे पता था कि ये बात जानकर उसकी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा अपसेट होगी, और क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मदर से दूर जा रहा था फॉर 5 ईयर्स. इसके बाद नरेटर हमें बताता है कि किस तरह से ग्रैंड मदर उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई. ग्रैंड मदर अपने ग्रैंड चाइल्ड को रेलवे स्टेशन पर तो छोड़ने आई, पर उसने अपने ग्रैंड चाइल्ड से ना तो बात करी और ना ही उसे कोई इमोशन शो करे. इसके बाद ग्रैंड मदर अपने ग्रैंड चाइल्ड के फोरहेड पर किस करती है, और ग्रैंड चाइल्ड हमें बताता है कि किस तरह से ये लास्ट साइन था किसी भी फिजिकल कांटेक्ट का बिटवीन देम. इसके बाद ग्रैंड मदर ने अपने ग्रैंड चाइल्ड को फॉर नेक्स्ट 5 ईयर नहीं देखा था. बात करते हैं कि जब 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए तो कैसा रिएक्शन रहा था ग्रैंड मदर का. जो ग्रैंड मदर है उनका ग्रैंड चाइल्ड 5 ईयर्स बाद वापस घर आ रहा था, और ग्रैंड मदर को जब ग्रैंड चाइल्ड देखता है रेलवे स्टेशन पर
तो उसे ग्रैंड मदर वैसी ही लगती है जैसी वो 5 इयर्स पहले थी। लेकिन ग्रैंड मदर के ग्रैंड चाइल्ड ने उस दिन एक चेंज देखा अपने ग्रैंड मदर में, और वो चेंज ये था कि ग्रैंड मदर ने उस दिन प्रे नहीं किया था। इसके बाद नरेटर हमें बताता है कि किस तरह से उसके होम कमिंग पर ग्रैंड मदर ने नेबरहुड की सारी वुमेन को इकट्ठा करके बुलाकर अपने घर में ड्रम्स और सिंगिंग शुरू कर दी थी। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम शी डिड नॉट प्रे, यानी कि उस दिन ग्रैंड मदर ने प्रे नहीं किया। नेक्स्ट डे होम कमिंग के बाद एक चेंज आया ग्रैंड मदर के अंदर, और वो चेंज क्या था कि उन्होंने प्रे नहीं किया, उन्होंने उस दिन पूजा नहीं करी, जो उनकी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूटीन था। इसके बाद उन्होंने ड्रम्स के साथ और जो वुमेन्स थी उनके साथ बहुत घंटों तक आपस में खुशी बांटी। इसके बाद नरेटर हमें बताता है कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस नरेटर हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, यानी कि ये पहली बार था जब से नरेटर अपनी ग्रैंड मदर को जानता है, जब से वो पैदा हुआ है तब से लेकर आज तक ये पहली बार था जब नरेटर की ग्रैंड मदर ने प्रे नहीं किया था, कोई पूजा नहीं की थी। और इस वजह से ये चीज नरेटर को एक बहुत बड़े शॉक की तरह लगी, बिकॉज नरेटर को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसकी ग्रैंड मदर ने प्रे नहीं किया। नेक्स्ट डे ग्रैंड चाइल्ड के घर आने के बाद अगले दिन जो ग्रैंड मदर है वो बीमार पड़ गई, और शी डिक्लेयर दैट हर एंड वाज नियर। जैसे जो ओल्ड लोग होते हैं उन्हें पता लग जाता है ना कि अब उनका आखिरी समय आ गया है, ऐसे ही ग्रैंड मदर को पता लग गया था कि अब उनका एंड पास है, और वो अपने बेड में पीसफुली लेटी हुई थी, और वो कॉन्टिन्यूसली प्रेयर कर रही थी और अपनी बीट्स बोल रही थी। इसके बाद उनके जो लिप्स थे वो रुक नहीं रहे थे, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली प्रेयर कर रही थी। एंड फाइनली उनकी डेथ हो गई। ग्रैंड मदर अब इस दुनिया में नहीं रही। नाउ द ग्रैंड चाइल्ड लिफ्टेड हिज ग्रैंड मदर ऑफ द बेड। और ये रूल होता है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उन्हें हम लोग बेड पे नहीं लेटाते, उन्हें हम लोग ग्राउंड पे रख देते हैं। और ग्रैंड चाइल्ड ने अपनी ग्रैंड मदर को एक रेड क्लॉथ से कवर कर दिया। ग्रैंड चाइल्ड अब क्रिमेशन में बिजी हो गया, और जब ग्रैंड चाइल्ड अपनी ग्रैंड मदर को इवनिंग में उनके रूम में लेने गया फॉर क्रिमेशन, तो उसने देखा कि जो सन था वो डूब रहा है, सेटिंग हो रहा है, शाम का समय है, और उसकी रेज जो ग्रैंड मदर का रूम है उसमें पूरी आ रही है, और ऐसे लग रहा है जैसे कोई गोल्डन लाइट। वो रास्ते में ही रुक गया। उसने देखा कि वरांडा में, ग्रैंड मदर के रूम के बाहर जो वरांडा था वहां पर बहुत सारे स्पैरोस आ गए हैं, और वो फ्लोर पर एक एक करके बैठ रहे हैं। ना कोई आवाज कर रहे हैं, ना कुछ साउंड क्रिएट कर रहे हैं, वो बस चुपके से आ रहे हैं और ग्रैंड मदर की डेड बॉडी के पास आकर बैठ रहे हैं। ऐसा देखते हुए ग्रैंड चाइल्ड को और उसकी मदर को बहुत बुरा लगा उन बर्ड्स के लिए, और उन्होंने ब्रेड्स के पीसेस को तोड़कर उनके सामने गिर दिया, पर किसी भी स्पैरो ने उन पीसेस को टच नहीं किया। और वो जब ग्रैंड चाइल्ड अपनी ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को लेकर चला गया, तो वो जो स्पैरोस थे वो भी चुपके से उड़ गए। और द नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंड चाइल्ड ने उन ब्रेड कंबल्स को उठाकर डस्टबिन में डाल दी। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा उसके बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर में हमने सेलिब्रेशन के बारे में बात करी, एक ग्रैंड मदर की सेलिब्रेशन, एक ग्रैंड मदर ने किस तरह से अपने ग्रैंड चाइल्ड के आने पर खुशी मनाई उसके बारे में जाना। उसके बाद हमने ग्रैंड मदर की डेथ के बारे में जाना। हम एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रैंड मदर शायद से सिर्फ अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखने के लिए ही जिंदा थी। इसके बाद ये चैप्टर हमारी बुक हॉर्नबिल का है। तो मुझे उम्मीद है कि घर जाकर आप एक बार इस चैप्टर को दोबारा जरूर पढ़ेंगे। इससे अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे
इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। आज हम लोग हमारी 11th की हॉर्नबिल की बुक का पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उन आंसर्स को लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। इसमें हमसे पूछा गया है, हाउ कुड द ग्रैंडमदर बी ब्यूटीफुल विदाउट बीइंग प्रिटी। जैसे कि दोस्तों आपको याद होगा, हमने द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के पार्ट 1 में इस बारे में पढ़ा था कि किस तरह से अपनी ग्रैंडमदर को बताया था कि वो प्रिटी नहीं है लेकिन वो ब्यूटीफुल है। तो ये हमें इसके आंसर में बताना होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर फ्रेंडशिप, यानी कि ग्रैंडमदर और उनके ग्रैंडसन की फ्रेंडशिप के बीच का टर्निंग पॉइंट क्या है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट ओपिनियन डिड द ग्रैंडमदर फॉर्म ऑफ द इंग्लिश स्कूल इन द सिटी। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब खुशवंत सिंह इंग्लिश स्कूल में जाने लग गए थे तो उस पर ग्रैंडमदर का क्या रिएक्शन या क्या ओपिनियन रहा था। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द स्पैरोज मॉर्न द डेथ ऑफ द ग्रैंडमदर। और ये क्वेश्चन एक और तरीके से आ सकता है, हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो एट द डेथ ऑफ द ग्रैंडमदर। यानी कि जो स्पैरोज थे उन्होंने ग्रैंडमदर की डेथ पे अपना दुख किस तरह से शो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंड द फाइनल वन, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ खुशवंत सिंह's ग्रैंडमदर as portrayed by him in the lesson The Portrait of a Lady। ये टॉपिक हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 की वीडियो में डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन एक और तरीके से आ सकता है और वो है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द पेन पिक्चर ऑफ द नरेटर ग्रैंडमदर हाईलाइटिंग हर नोबल क्वालिटीज। यहाँ पर हमें किस तरह से खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंडमदर को पोर्ट्रे किया है, उनके कैरेक्टर स्केच को डिफाइन किया है चैप्टर में, हमें वो बताना होगा। चलिए अब पढ़ते हैं कुछ राइटिंग टिप्स इन आंसर्स को लिखने के लिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो ऑथर है उसने अपनी ग्रैंडमदर को ब्यूटीफुल कहा था लेकिन वो प्रिटी नहीं थी। तो इसके पॉइंट्स जो आप इस आंसर में लिखेंगे वो इस तरह होंगे कि जो ग्रैंडमदर थी नेवर अपीयर टू बी प्रिटी, वो कभी प्रिटी नहीं लगी थी ऑथर को, क्योंकि physically she was never an attractive woman, but she had a divine beauty in her। और ये divine beauty इसलिए थी because her noble qualities gave her a spiritual beauty, and finally so she could be beautiful without being pretty। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, what was the turning point of their friendship। तो इसके पॉइंट्स कुछ इस तरह से होंगे कि उनकी फ्रेंडशिप का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये था कि पहले वो विलेज में रहते थे, लेकिन व्हेन द नरेटर्स पेरेंट्स सेंट फॉर देम इन द सिटी, तो ये उनकी फ्रेंडशिप के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सिटी लाइफ थी एक तरफ, वहीं पर अब राइटर इंग्लिश स्कूल में जाने लगा था, जिसकी वजह से उनके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि अब ग्रैंडमदर अपने ग्रैंड चाइल्ड को स्कूल में अकम्पनी नहीं करती थी और ना ही अब वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की स्टडीज में हेल्प कर पाती थी। इसकी वजह से उन्हें इंग्लिश स्कूल भी पसंद नहीं था और वो लोग एक दूसरे को कम देखने लगे। तो इस सेकंड आंसर में आप ये सारे पॉइंट्स मेंशन करेंगे। बात करते हैं आंसर नंबर 3 में। इसके क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि ग्रैंडमदर का इंग्लिश स्कूल के लिए क्या ओपिनियन था। तो इसके पॉइंट्स होंगे कि जो ग्रैंडमदर थी उसे इंग्लिश स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था सिटी का, क्योंकि वो विलेज के स्कूल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। विलेज का जो स्कूल था वो टेम्पल से अटैच था और यहाँ पर ऐसा सिटी लाइफ में कुछ भी नहीं था। और
इसकी वजह से वो सैड भी हुई। वहीं दूसरी तरफ जो इंग्लिश स्कूल था वहाँ पर ना तो गॉड के बारे में कुछ पढ़ाया जाता था और अब ना ही उनका ग्रैंड चाइल्ड स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ पढ़ता था और ग्रैंड मदर साइंस में भी इंटरेस्टेड नहीं थी। ग्रैंड मदर hated that her grandchild is learning music lesson in his new school। तो ये सब ओपिनियन थे ग्रैंड मदर के इंग्लिश स्कूल को लेकर। बात करते हैं आंसर नंबर 4 की। इसमें हमसे पूछा गया था कि किस तरह से ग्रैंड मदर की डेथ पर स्पैरोज ने अपना सौरो शो किया। तो इसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो स्पैरोज थे उन्होंने मॉर्निंग को ज्वाइन किया। उसके बाद दे सैट इन थाउजेंड्स अराउंड हर डेड बॉडी और बहुत सारे स्पैरोज आकर ग्रैंड मदर की बॉडी के पास बैठ गए। उन्होंने कोई भी नॉइज नहीं क्रिएट करी और ना ही उन्होंने एक भी ब्रेड का क्रम्ब टच किया। एंड फाइनली दे फ्लू अवे क्वाइटली व्हेन द डेड बॉडी वाज कैरिड ऑफ फॉर क्रिमेशन। और जब ग्रैंड मदर की बॉडी को ले जाया गया तो वो भी शांति से उड़ गए। तो इस तरह से स्पैरोज ने अपना सोरो शो किया। बात करते हैं आंसर नंबर 5 की। इसमें हमसे ग्रैंड मदर के कैरेक्टर स्केच के बारे में बात की थी। तो इसके पॉइंट्स कुछ इस तरह से होंगे। सबसे पहला पॉइंट, द नरेटर्स ग्रैंड मदर वाज अ ट्रू पिक्चर ऑफ लव, अफेक्शन एंड केयर। और सेकेंड पॉइंट है, राइटर की ग्रैंड मदर में वो सारी क्वालिटीज थी जो एक अच्छी ग्रैंड मदर में होनी चाहिए टुवर्ड्स देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आप इसके आंसर में मेंशन करेंगे वो ये कि ग्रैंड मदर एक हाईली रिलीजियस, काइंड हार्टेड बट अ कंजर्वेटिव लेडी थी और ग्रैंड मदर एक पिक्चर प्रेजेंट करती है थ्रू आउट द चैप्टर ऑफ पीस एंड कंटेंटमेंट। फाइनली जो लास्ट लाइन लिखकर आप अपना आंसर कंक्लूड करेंगे वो ये होगा कि शी हैड अ डिवाइन ब्यूटी। उनमें एक डिवाइन ब्यूटी थी। तो इस तरह से ग्रैंड मदर का कैरेक्टर स्केच कंप्लीट होता है। और दोस्तों हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस अब यहीं पर खत्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आज के एपिसोड में आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। कक्षा 6 में चैप्टर द स्काईलार्क के साथ शुरुआत किए और इसके पहले भाग को पढ़े। इसके बाद कक्षा 7 में एटिला चैप्टर को पढ़ा, कक्षा 8 में डैफोडिल्स को पढ़ा, कक्षा 9 में द लॉस्ट चाइल्ड को पढ़ा तथा कक्षा 11 में द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के बारे में पढ़ा। आइए देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, कल हम गणित की पाठ का शुरुआत करेंगे। कक्षा 6 में संख्याओं की जानकारी को समझेंगे, कक्षा 7 में पूर्णांक को पढ़ेंगे, कक्षा 8 में परिमेय संख्या को पढ़ेंगे, कक्षा 9 में संख्या पद्धति पाठ को करेंगे और कक्षा 11 में समुच्चय यानी कि सेट्स को पढ़ेंगे। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।